हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं कि हम मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत का आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हम इस्लाम धर्म का उदय तथा भारत पर अरबों के आक्रमण को जितना ज़्यादा दोस्तों डिटेल में हो सकता था हमने उसको अच्छे से डिस्कस किया था, ताकि उससे बनने वाले जितने भी प्रश्न उससे पूछे गए हैं और अब पूछे जा सकते हैं उनको हम आसानी से बना पाएं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम भारत पर तुर्कों के आक्रमण को देखेंगे, क्योंकि दोस्तों जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला भारत पर सफल आक्रमण किया गया था और इसके बाद दोस्तों विदेशियों के लिए आसान हो गया था भारत पर आक्रमण करना, क्योंकि जो रास्ता था खैबर दर्रे होते हुए वो भारत में आते थे और आक्रमण करते थे। और अरबों के बाद में जो भारत पर दूसरा आक्रमण हुआ है वह दोस्तों हुआ है तुर्कों के द्वारा। तुर्कों के द्वारा भारत पर आक्रमण क्यों किया गया, किस तरीके से किया गया, और दोस्तों यामनी या गजनी वंश क्या था दोस्तों, तुर्क कहां से आए थे, इन सभी बातों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और इनसे बनने वाले सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं भारत पर तुर्कों के आक्रमण को। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि तुर्क आखिर कौन थे और कहां से आए थे। तुर्क चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में रहने वाली एक असभ्य बर्बर जाति थी, जो कि इस्लाम धर्म के प्रभाव में आने के कारण, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हमने इस्लाम धर्म के उदय को देखा था कि 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म एक बड़े क्षेत्र पर दोस्तों दिन ब दिन उभरता जा रहा था। और जब यह दोस्तों तुर्क जो थे, तुर्क कौन थे, चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में रहने वाली असभ्य एवं बर्बर जाति थी, जो कि इस्लाम धर्म के संपर्क में आने के बाद इनका उद्देश्य हो गया इस्लाम धर्म का प्रचार करना, और इसी उद्देश्य के साथ इन्होंने भारत पर आक्रमण करना फिर शुरू किया। हालांकि इस्लाम धर्म के प्रचार से ज्यादा इनका जो ज्यादा उद्देश्य था वह था दोस्तों धन को लूटना, और धन को लूटकर अपने क्षेत्रों को बड़े क्षेत्रों तक पहुंचाना। तो सबसे पहले दोस्तों तुर्क कौन थे, तो तुर्क चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में रहने वाली एक असभ्य एवं बर्बर जाति के लोग थे। इस्लाम धर्म के प्रभाव में आने के कारण इसने इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू किया, और यही दोस्तों यहीं पर एक वंश था तुर्कों के द्वारा वंश की स्थापना की गई थी, जो कि गजनी या यामनीय वंश था। अब गजनी या यामनीय वंश किस तरीके से उभर कर सामने आया और क्यों आया, इन सभी बातों को देखते हैं। गजनी या यामनीय वंश की स्थापना की जाती है दोस्तों अल्पतगीन के द्वारा। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर किस तरीके से जुड़ा हुआ है। अल्पतगीन का दोस्तों दामाद था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनबी, और महमूद गजनबी के द्वारा भारत में 17 बार आक्रमण किया जाता है। और चूंकि आज के इस वीडियो हमारा दोस्तों महमूद गजनबी को लेकर है, इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि महमूद गजनबी किस वंश से जुड़ा हुआ था और किस तरीके से तुर्कों के आक्रमण हुए। तो गजनी या यामनीय वंश का जो दोस्तों संस्थापक था वह था दोस्तों अल्पतगीन। अल्पतगीन कौन था, गजनी या यामनीय वंश का संस्थापक था। अब अल्पतगीन दोस्तों जो था बुखारा के एक सामान्य वंश था। कहां पर दोस्तों, बुखारा का एक सामान्य वंश के शासक जिनका नाम था दोस्तों अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक का तुर्क दास था। बुखारा में एक सामान्य वंश था, सामान्य वंश के शासक थे जिनका नाम था अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक का एक तुर्क दास था दोस्तों अल्पतगीन। अब दोस्तों होता क्या है, जो अब्दुल मलिक थे, अब्दुल मलिक के शासन काल में यह जो अल्पतगीन है, अल्पतगीन एक सुयोग्य या विद्वान एक सेनापति था, और सेनापति होने के साथ साथ यह दोस्तों अब्दुल मलिक का साथी भी था, और इसके साथ ही साथ दोस्तों अल्पतगीन एक विद्वान एवं सुयोग्य शासक होने की पात्रता रखता था। अब्दुल मलिक के शासनकाल में, जब अब्दुल मलिक के शासनकाल का अंतिम समय चल रहा था, तो अब्दुल मलिक के भाई और अब्दुल मलिक के चाचा के बीच दोस्तों होता है आंतरिक विद्रोह राजगद्दी को लेकर, जिसमें दोस्तों जो अल्पतगीन था, अल्पतगीन अब्दुल मलिक के चाचा का साथ देता है, लेकिन गद्दी हाथों में चली जाती है किसके दोस्तों, अब्दुल मलिक के भाई के हाथों में। और फिर दोस्तों अंततः अल्पतगीन क्या करता है, अल्पतगीन जो कि सेना का प्रमुख था,
8,000 सेने 8,000 सैनिकों को लेकर 8,000 सैनिकों को लेकर सामान्य वंश से दूर जाकर एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना करता है, जैसे गजनी या यामनीय वंश कहा जाता है। तो आपको दोस्तों थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि गजनी या यामनीय वंश की स्थापना किस तरीके से हुई थी। इसके बाद में अलकदीन का एक दोस्तों दास था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन दोस्तों एक सुयोग्य सेना नायक तथा बुद्धिमान भी था, क्योंकि सुबुक्तगीन सुयोग्य शासन व्यवस्था संचालन में निपुण था, इसलिए अल्पतगीन के द्वारा इसे अपना दामाद बना लिया जाता है और इसे एक अल्पतगीन के द्वारा सुबुक्तगीन को एक उपाधि दी जाती है। किसकी दोस्तों? अमीर उल उमरा की। अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। कैसे? सुबुक्तगीन को। किसके द्वारा दी गई थी? अल्पतगीन के द्वारा दी जाती है। और सुबुक्तगीन ही दोस्तों प्रथम तुर्क था जिसने हिंदू शाही एक राजवंश था जो दोस्तों हिंदू शाही वंश जयपाल को पराजित किया था। हिंदू शाही शासक जयपाल को किसने पराजित किया था? या फिर पूछता है प्रथम तुर्क जिसने भारत पर सफल आक्रमण किया था, वह दोस्तों सुबुक्तगीन था। कौन था दोस्तों? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन जयपाल के साम्राज्य में या शासन काल में आक्रमण करता है और धन लूटकर वापस लौट जाता है। इसके बाद में सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है जिसका नाम है महमूद गजनबी। महमूद गजनबी 998 में गद्दी पर बैठता है और 1030 तक शासन करता है। और महमूद गजनबी के बारे में आप सभी ने नाम जरूर सुना होगा। महमूद गजनबी के द्वारा दोस्तों उपाधियां जो धारण की जाती है वह सुल्तान की उपाधियां धारण की जाती है। धारण क्या की जाती है दोस्तों? महमूद गजनबी को सुल्तान की उपाधियां जो दी जाती है वह दोस्तों बगदाद के खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधियां दी गई थी। आपसे पूछता है कि पहला शासक जिसने सुल्तान की या उपाधियां धारण की थी, तो दोस्तों वह महमूद गजनबी ही था। और महमूद गजनबी को एक और जो इतिहासकारों द्वारा नाम दिया जाता है वह दिया जाता है बुत सिकन या फिर मूर्तिय भंजक का। बुत सिकन या मूर्तिय भंजक का नाम दोस्तों इसलिए दिया जाता है कि महमूद गजनबी ने जब भारत पर 17 बार आक्रमण किया तो भारत की हिंदू जो स्थापत्य कला थी, जो मंदिर थे, अधिकतर मंदिरों को इसने नष्ट कर दिया था, इसलिए इसे मूर्तिय भंजक की उपाधि से भी दोस्तों सम्मानित किया जाता है। अब दोस्तों महमूद गजनबी को हम दोस्तों याद करते हैं सिर्फ उसके 17 आक्रमणों के कारण, क्योंकि क्रमशः उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। इलियट एक इतिहासकार है, इलियट के द्वारा कहा जाता है कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, जो कि 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक किए थे। 1998 में दोस्तों गद्दी पर बैठा और 1000 से उसने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। भारत पर जो पहला सफल आक्रमण किया था दोस्तों वह किया था दोस्तों जयपाल के ऊपर आक्रमण किया, जिसे कहा जाता है बहिंद की लड़ाई। क्या कहा जाता है? बहिंद की लड़ाई या बहिंद का युद्ध, जो कि 1001 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? महमूद गजनबी और जयपाल के बीच। महमूद गजनबी ने सर्वप्रथम किसके ऊपर आक्रमण किया था या पहला आक्रमण किस पर किया था? तो जयपाल के ऊपर किया था। इसके बाद दोस्तों जयपाल को युद्ध में हारने के बाद जयपाल इतने दोस्तों हतोत्साहित हो जाते हैं क्योंकि वो अपना साम्राज्य अपने पुत्र आनंदपाल को सौंप कर फिर उन्होंने अपने आत्महत्या कर ली थी। फिर 1106 में दोस्तों महमूद गजनबी आनंदपाल को पराजित करता है। 1106 में आनंदपाल को पराजित करता है। इसके बाद में दोस्तों पुनः 1008 में आनंदपाल को पराजित करने के बाद वह मुल्तान पर, सिंध पर और नागरकोट पर अधिकार करता है। मुल्तान पर, सिंध पर और नागरकोट पर अधिकार करता है। और दोस्तों नागरकोट पर जब उसने अधिकार किया तो सर्वप्रथम जो मंदिर थे और जो मूर्ति थी उनको दोस्तों तोड़ा था। मंदिर या मूर्तियों को सर्वप्रथम तोड़ा था नागरकोट में। तो इसलिए दोस्तों इसे कहा जाता है, नागरकोट का जो लड़ाई हुई थी इसे मूर्तिय भंजक का प्रथम युद्ध कहा जाता है। 1008 ईस्वी के बाद 1014 में उसने दोस्तों थानेश्वर पर आक्रमण किया और थानेश्वर पर दोस्तों 1014 में आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। थानेश्वर पर अधिकार करने के बाद एक थानेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति थी जिसे कहते थे चक्र स्वामिनीय की मूर्ति। चक्र स्वामिनीय देवी की मूर्ति को इसने गजनी पहुंचाया। कहां पे दोस्तों? गजनी पहुंचाया। और जो कि गजनी या यामनी वंश की राजधानी दोस्तों गजनी ही थी। गजनी पहुंचाकर वहां पर इसने स्थापित करवाया। किसकी दोस्तों? चक्र स्वामिनी की मूर्ति को थानेश्वर से इसने गजनी पहुंचाया था। 1014 में थानेश्वर पर इसने अधिकार किया। फिर दोस्तों 1000 आता है समय 1018 ईस्वी का।
दोस्तों महमूद गजनबी के द्वारा 17 बार आक्रमण किए गए, लेकिन 17 आक्रमण को ना ही हम तो याद रख सकते हैं और ना ही उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उनको डिस्कस कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण है और आपसे एग्जाम में पूछता है कि महमूद गजनबी द्वारा किए गए आक्रमणों को क्रमशः व्यवस्थित कीजिए या विजित किए गए क्षेत्रों को क्रमशः क्षेत्रों को व्यवस्थित कीजिए। तब दोस्तों आपको यह ऑप्शन मिलेगा जो महत्वपूर्ण है, इनके जरिए आप सही आंसर को टिक कर सकते हैं। और 1018 में दोस्तों करता है वह कन्नौज पर आक्रमण। किस पर करता है दोस्तों? 1018 में कन्नौज पर आक्रमण करता है। अब दोस्तों कन्नौज की अगर हम बात करते हैं, यह दोस्तों है हमारा उत्तर प्रदेश। कन्नौज तक अगर हमें जाना है दोस्तों, सबसे पहले हमें आना पड़ेगा बुलंदशहर, और बुलंदशहर के बाद में दोस्तों मथुरा, फिर आएंगे हम कन्नौज पर। इसी क्रम में दोस्तों महमूद गजनबी ने जब 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल को पराजित किया। किसको दोस्तों? 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया और गुर्जर प्रतिहार वंश का उस समय कन्नौज पर शासन था। तो जब हमने गुर्जर प्रतिहार वंश को देखा था तब हमने पढ़ा था कि कब आक्रमण किस तरीके से हुआ है। 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया और गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था और जो शासक थे वह थे दोस्तों राज्यपाल को पराजित करता है और कन्नौज पर उसका अधिकार हो जाता है। अधिकार तो करना उद्देश्य नहीं था महमूद गजनबी का, सिर्फ धन लूटना था। धन लूटता है और वापस लौट जाता था। कन्नौज पर आक्रमण करने से पहले इसमें 2 आक्रमण किए थे। एक दोस्तों किया था बुलंदशहर पर, एक दोस्तों इसने किया था बुलंदशहर पर, और दूसरा जो आक्रमण किया था वह दोस्तों किया था मथुरा पर। बुलंदशहर और मथुरा पर। बुलंदशहर में जो दोस्तों शासन कर रहे थे शासक, उनका नाम था हरदत्त। क्या नाम था? उनका नाम था दोस्तों हरदत्त। और जो मथुरा में शासन कर रहे थे शासक, उनका नाम था कुलचंद। अब दोस्तों बुलंदशहर को जीतने के बाद महमूद गजनबी के द्वारा मथुरा पर आक्रमण किया जाता है और कुलचंद को पराजित किया जाता है। मथुरा दोस्तों जो उस समय जो था तो हिंदू एक नगरी कहा जाता था और हजारों की संख्या में वहां पर मंदिर हुआ करते थे। और कहा जाता है कि महमूद गजनबी के आक्रमण के बाद मथुरा की स्थिति कुछ इस तरीके से हो गई थी कि मंदिरों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। 5000 से अधिक मंदिरों को महमूद गजनबी के द्वारा ध्वस्त करवा दिया गया था और अधिकतर जो मथुरा में धन था, जो हिंदू नगरी कही जाती थी, उस समय ध्वस्त हो चुकी थी। फिर उसके बाद में फिर मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया गया। हालांकि ये एक बार जो चीज नष्ट हो जाए, स्थापत्य कला, उस टाइम पर दोस्तों हिंदू जो, क्योंकि राजपूत काल चल रहा था और अधिकतर मंदिरों का निर्माण हो रहा था, उत्कृष्ट दृष्टि से दिखने वाले दोस्तों बहुत सारे मंदिरों को महमूद गजनबी के द्वारा तोड़ दिया गया था। करीब करीब मथुरा में 5000 मंदिरों को तोड़ा गया था। बुलंदशहर पर अधिकार किया जहां पर शासन कर रहे थे हरदत्त, मथुरा पर अधिकार किया जहां पर शासन कर रहे थे कुलचंद। इसके बाद में दोस्तों कन्नौज पर आक्रमण किया, क्योंकि महमूद गजनबी के सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही था आक्रमण करने का, धन को लूटना। क्या दोस्तों? धन को लूटना। और आक्रमण उन्हीं शहरों पर किया जाता था जो कि आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो, जैसे कि दोस्तों बुलंदशहर है, मथुरा है, और यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कन्नौज। क्योंकि दोस्तों कन्नौज को हासिल करने के लिए हर्षवर्धन के बाद हो रहे थे त्रिपक्षीय संघर्ष, और त्रिपक्षीय संघर्ष को दोस्तों जीता था गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने। और गुर्जर प्रतिहार वंश उस समय आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा दोस्तों संपन्न थे, इसलिए कन्नौज भी उत्तर भारत में एक प्रमुख केंद्र उभर के आया था व्यापार का। इसलिए वह प्रमुख केंद्र था, इसलिए महमूद गजनबी के द्वारा उस पर आक्रमण किया गया था। और जो कन्नौज पर शासन कर रहे थे वह दोस्तों कौन कर रहे थे? वह कर रहे थे राज्यपाल को पराजित किया जाता है और कन्नौज से भी धन को लूटा जाता है। इसके बाद में दोस्तों होता है 1020-21 में विद्याधर से सामना। विद्याधर दोस्तों कौन थे? विद्याधर चंदेल वंश के शासक थे और चंदेल वंश की राजधानी थी दोस्तों कालिंजा। कौन सी दोस्तों? चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? कालिंजा थी। अब दोस्तों 1020-21 में महमूद गजनबी के द्वारा आक्रमण किया जाता है चंदेल वंश के ऊपर, और विद्याधर की एक बहुत बड़ी सेना को महमूद गजनबी के द्वारा पराजित किया जाता है। महमूद गजनबी के द्वारा 1020-21 में विद्याधर की एक बहुत बड़ी सेना को पराजित कर दिया गया। इसके बाद में दोस्तों 1021-22 में ग्वालियर में जो शासन कर रहे थे जिनका नाम था दोस्तों कीर्तिराज।
1021-22 में ग्वालियर पर अधिकार किया जाता है और कीर्तिराज को पराजित कर दिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों 21-22 में ही पुनः महमूद गजनबी के द्वारा आक्रमण किया जाता है चंदेल वंश पर, जिसमें दोस्तों महमूद गजनबी क्या करता है कि चंदेल वंश की राजधानी थी कालिंजर। कालिंजर का जो किला आपने देखा होगा कि कालिंजर के किले के चारों तरफ दोस्तों यह क्या करता है, महमूद गजनबी डेरा डाल देता है। चौतरफी चारों ओर से महमूद गजनबी ने कालिंजर को किले को घेर लिया था। अंततः निष्कर्ष यही निकलता है, ना ही दोस्तों किसी की जीत होती है और ना किसी की हार होती है, और अंतिम स्वरूप महमूद गजनबी को विद्याधर से दोस्तों संधि करनी करती है, और संधि स्वरूप दोस्तों 50 किलों को महमूद गजनबी को विजित किए हुए 50 किलों को विद्याधर को देना पड़ता है। इसलिए दोस्तों अगर कह सकते हैं कि अंतिम रूप से जो विजित हुए महमूद गजनबी को जिन्हें हराया, हालांकि हराया तो नहीं था, संधि हुई थी जिसमें 50 किलों को विद्याधर को महमूद गजनबी के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसमें हार जो हुई थी महमूद गजनबी की हुई थी और विद्याधर ने इसे जीत लिया था। अंतिम स्वरूप दोस्तों होता है 1025-1026 के आसपास गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि महमूद गजनबी का सबसे बड़ा आक्रमण था और इतिहास में यह दोस्तों एक कुख्यात घटना के तौर पर प्रसिद्ध है, क्योंकि दोस्तों सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के द्वारा 1025-1026 में आक्रमण किया जाता है और उससे अधिकतर धन को लूटा जाता है, और कहा जाता है कि उस टाइम जब आक्रमण किया गया था कि सोमनाथ मंदिर में करीब 5000 लोग दोस्तों प्रार्थना कर रहे थे, 50,000 लोग प्रार्थना कर रहे थे और 50,000 लोगों को दोस्तों महमूद गजनबी की सेना के द्वारा कत्ल कर दिया गया था। और इस तरीके से दोस्तों सोमनाथ मंदिर को लूटा जाता है महमूद गजनबी के द्वारा, कब 1025-26 में। और इसके बाद में दोस्तों उस समय जब आक्रमण किया गया था गुजरात में, सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात में अवस्थित है, और जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था तो वहां पर गुजरात पर दोस्तों शासन कर रहा था गुजरात या अहिलवाड़ का, हमने पढ़ा था चालुक्य सोलंकी वंश के शासक जो थे भीम का शासन चल रहा था, और भीम के शासन काल में ही दोस्तों महमूद गजनबी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है। और इसके बाद में जो महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण होता है 1027 में आगरा के निकट एक जगह है दोस्तों भिरा का किला, भिरा के किले पर आक्रमण किया जाता है, जिसे भिरे के आक्रमण के नाम से भी जाना जाता है। अब जब दोस्तों सोमनाथ मंदिर से लूटे हुए धन को और भिरा के किले से लूटे हुए धन को जो वापस जा रहे हैं तो सिंध में, यहाँ दोस्तों इनको अलग ही लिख लेते हैं, 1127 में जो भारत पर अंतिम आक्रमण किया था वह भिरे के किले में किया था, भिरा के किले पे, जैसे भिरा के आक्रमण के नाम से जाना जाता है। और जब धन लूट के सोमनाथ मंदिर से और भिरा के किले से लूट के वापस जा रहे थे, सिंध की एक असभ एवं बर्बर जाति थी जाट दोस्तों, असभ एवं बर्बर जाति थी जिन्हें हम जाट कहते थे। जाटों के द्वारा इन पर आक्रमण किया जाता है और महमूद गजनबी की सेना के द्वारा इसे पराजित कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं हमने किन किन चीजों को पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा तुर्क कौन थे, तो तुर्क कौन थे, चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में रहने वाली एक असभ्य एवं बर्बर जाति थी, जो इस्लाम धर्म के प्रभाव में आकर भारत में इस्लाम धर्म को ग्रहण करती है और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत पर आक्रमण करती है। हालांकि जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था उनका धन को लूटना और अपने क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके बाद में आता है दोस्तों गजनीय यामनी वंश, जिसका संस्थापक था अल्पतगीन, जो कि संस्थापक था अल्पतगीन। बुखारा के सामानी वंश के शासक अब्दुल मलिक का तुर्कदास था। कौन सा दोस्तों, अब्दुल मलिक का तुर्कदास था। अब्दुल मलिक के शासनकाल के अंतिम चरणों में होता है गृह युद्ध, जिसमें दोस्तों गृह युद्ध में उसके चाचा और उसके भाई के बीच हुआ था। अब दोस्तों जो अल्पतगीन था, अल्पतगीन अब्दुल मलिक के चाचा का साथ देता है, लेकिन गद्दी जो हथियार ली जाती है वह अब्दुल मलिक के भाई के द्वारा हथियार ली जाती है। यह क्या करता है दोस्तों, अल्पतगीन 8000 सैनिकों को लेकर सामान्य वंश से दूर एक स्वतंत्र राज्यवंश की स्थापना करता है, जिसे कहते हैं गजनीय यामनी वंश। गजनीय यामनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन का दोस्तों कहें दास, और अल्पतगीन का दामाद था दोस्तों सुबुक्तगीन को अल्पतगीन के द्वारा अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की जाती है, और प्रथम तुर्क शासक जिसने जयपाल को भारत पर आक्रमण किया और जयपाल को पराजित किया। फिर आता है दोस्तों सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनबी 998 से 1030 तक दोस्तों शासन करता है। उपाधि पहला शासक जिसने धारण की वह सुल्तान की धारण की, और इसे
बुतसिकंद या मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। इलियड के अनुसार महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 1000 से लेके 1027 तक। इसके बाद में जो पहला आक्रमण किया था, याद रखेंगे दोस्तों, महमूद गजनबी के द्वारा 17 आक्रमण किए गए थे। किसने कहा है? तो इतिहासकार इलियड ने कहा। यह भी प्रश्न दोस्तों एक बार पीसीएस में पूछा गया था। अब 17 आक्रमण को हमें याद नहीं रखना है, जो प्रमुख है उनको ही याद रखना है, लेकिन इनको याद करना क्रम से बहुत जरूरी है। पहला आक्रमण 1001 में किया था दोस्तों, जिसे पैहिंद की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। जयपाल को पराजित किया था। जयपाल के बाद में जयपाल का पुत्र था आनंदपाल को पराजित किया दोस्तों 1006 में। पुनः 1008 में आनंदपाल को पराजित किया, मुल्तान पर अधिकार किया, सिंध एवं नागरकोट पर अधिकार किया। और नागरकोट का जो अधिकार करना था, यह मूर्ति भंजन का प्रमुख प्रमाण है, क्योंकि दोस्तों नागरकोट पर जब दोस्तों अधिकार किया था तो वहां की इसने अधिकार मूर्तियों को नष्ट करवा दिया था। इसके बाद में 1014 में थानेश्वर पर अधिकार किया दोस्तों। चक्र सामनी की जो मूर्ति थी उसको गजनी पहुंचा दिया। और 1018 में कन्नौज पर अधिकार किया। कन्नौज पर अधिकार करने से पहले इसने दोस्तों बुलंदशहर और मथुरा पर अधिकार किया। बुलंदशहर में जो शासन कर रहे थे वह हरदत्त कर रहे थे, और मथुरा पर जो शासन कर रहे थे वह कर रहे थे दोस्तों कुलचंद। और मथुरा की अधिकतर 5000 से अधिक मूर्तियों को, मंदिरों को इसने तोड़वा दिया था। इसके बाद में 1020-21 में विद्याधर को पराजित किया, विद्याधर की सेना को पराजित किया। 1021-22 में ग्वालियर के कीर्ति राज को पराजित किया। और पुनः 1021-22 में ही दोस्तों विद्याधर की जो किला है, जो राजधानी थी चंदेल वंश की, कालिंजर पर अधिकार कर कालिंजर के किले के चौतरफी घेरा डाल लेता है। अंतिम स्वरूप दोस्तों एक संधि होती है, जिसमें महमूद गजनबी के द्वारा 50 किलों को विद्याधर को दिया जाता है। इसके बाद में एक दोस्तों आक्रमण होता है 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। उस समय जो गुजरात पर शासन कर रहे थे वह भीम कर रहे थे, और जो कि सोमनाथ मंदिर है सौराष्ट्र गुजरात में अवस्थित है। अंतिम जो आक्रमण होता है वह होता है भिरा के किले पर। और जब वापस जा रहा होता है तो दोस्तों सिंध के निकट एक बर्बर जाति के द्वारा, जो कि जाट थे, उनके द्वारा महमूद गजनबी की सेना पर भी आक्रमण किया जाता है। यह रहे दोस्तों थोड़ा सा महमूद गजनबी के आक्रमण और महमूद गजनबी के बारे में किस तरीके से पॉइंट जुड़े हुए हैं। इसके बाद में महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने का दोस्तों उद्देश्य क्या था। महमूद गजनबी के भारत पे आक्रमण करने का सिर्फ और सिर्फ दोस्तों उद्देश्य था धन को लूटना और जिहाद के नारे के साथ, किसके दोस्तों, जिहाद के नारे के साथ इस्लाम धर्म का विस्तार करना। धन को लूटना और इस्लाम धर्म का विस्तार करना महमूद गजनबी का उद्देश्य भारत में स्थायी सत्ता अपनी स्थापित करने का उद्देश्य नहीं था। यह सभी जो पॉइंट है दोस्तों आपको मेंस लिखने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। आपसे ऑप्शन में ये पूछ लेता है कि महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था या क्या उद्देश्य नहीं था। तो प्रमुख जो उद्देश्य था वह था दोस्तों धन को लूटना, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना, और जो उद्देश्य नहीं था वह था दोस्तों भारत में स्थायी सत्ता स्थापित करना उद्देश्य नहीं था। इसके बाद में दोस्तों क्या प्रभाव रहा तुर्कों का भारत पर आक्रमण का। खैबर दर्रा जो कि विदेशियों का भारत आने का एक प्रमुख केंद्र था। खैबर दर्रे होते हुए जो विदेशी भारत में आते थे और आक्रमण करते थे, क्योंकि सिकंदर भी दोस्तों जो भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था वह खैबर दर्रे होते हुए ही भारत में आया था। खैबर दर्रा विदेशियों के हाथों में चला जाता है। राज्य जो थे भारत में छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों महमूद गजनबी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ दोस्तों धन लूटना था। और उस समय 800 से लेकर 1200 तक चल रहा था दोस्तों राजपूत काल। और राजपूत काल में जितने भी प्रमुख राजपूत वंश थे उनको दोस्तों महमूद गजनबी के द्वारा धन लूट कर इतना हतोत्साहित कर दिया जाता है कि अब कोई भी अब केंद्रीकृत शक्ति स्थापित करने की स्थिति में नहीं थे। राज्य छोटे छोटे हो जाते हैं दोस्तों, बढ़ जाते हैं, और दोषपूर्ण शासन व्यवस्था का भी पता चलता है। क्योंकि अगर भारतीय शासकों की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था ना होती तो महमूद गजनबी जैसे शासक भारत पर आक्रमण करने में कभी सफल ना हो पाते। और दोस्तों एक और प्रमुख कारण मान सकते हैं कि शासकों में एकता की कमी थी। इसके बाद में दोस्तों एक और प्रभाव में देखने को मिलता है कि भारत की जो हिंदी स्थापत्य कला के प्रमुख मंदिर मूर्तियां थी उनको अधिकतर कहें या ज्यादा से ज्यादा मूर्तियों को दोस्तों महमूद गजनबी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ज्यादातर आज के समय में जो हम देखते हैं उनका पुनर्निर्माण किया गया है। अब आ जाते हैं दोस्तों गजनी वंश का आखिर पतन कैसे हुआ। महमूद गजनबी की दोस्तों जब 1023 में मृत्यु हो जाती है, इसके बाद आने वाले जो वंश थे, आने वाले जो शासक थे
आने वाले शासक इतने ज्यादा दोस्तों कुशल नहीं थे शासन व्यवस्था में जो कि शासन संचालित कर पाते, क्योंकि गजनी वंश उस समय दोस्तों बहुत बड़े क्षेत्रों में विस्तृत हो चुका था। और दोस्तों एक और प्रमुख कारण था इनके पतन का, जो कि ये सेल्जुक तुर्क थे। सेल्जुक तुर्कों का उदय हुआ और उसने दोस्तों गजनीय वंश पर अधिकार कर लिया। अब दोस्तों देखते हैं कि जब महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जा रहा था, उस समय महमूद गजनवी के साथ बहुत सारे इतिहासकार, कवि, विद्वान भारत में आए थे, जिन्होंने अरबी और फारसी भाषा में बहुत सारी किताबें लिखी और जिनसे हमें पता चलता है भारत और तुर्क आक्रमण के बारे में। चलिए उनको देखते हैं और उनसे दोस्तों बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक कवि है दोस्तों उतबी, क्या नाम है इनका? उतबी। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है किताबुल यामनी या तारीख ए यामनी, जिनसे हमें दोस्तों यामनीय वंश की और यामनीय वंश की जो क्रमशः शासन किया है शासकों ने, उनकी वंश की नियमावली का वर्णन दिया गया है। किसमें दिया गया है? किताबुल यामनी और तारीख यामनी, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? उतबी के द्वारा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि किताबुल यामनी या फिर तारीख यामनी किसके द्वारा लिखी गई है, तो उतबी के द्वारा लिखी गई है। इससे किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो यामनीय वंश की वंशावली के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उतबी के द्वारा दोस्तों किताबुल यामनी या तारीख यामनी पुस्तक लिखी गई है। अगले जो दोस्तों प्रमुख विद्वान आते हैं वह आते हैं अल-बरूनी। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। इनके द्वारा दोस्तों एक पुस्तक लिखी जाती है किताबुल हिंद। कौन सी दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और कई बार एग्जाम में पीसीएस में, यूपीएससी में भी पूछी गई है। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। और किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में लिखा था। किताबुल हिंद अरबी एवं फारसी के विद्वान थे। किसके दोस्तों? अरबी एवं फारसी भाषा के विद्वान थे अल-बरूनी। अल-बरूनी के द्वारा किताबुल हिंद को अरबी भाषा में लिखा जाता है। और पहले अरब विद्वान जिन्होंने भारत में पुराणों का अध्ययन किया वह दोस्तों अल-बरूनी ही थे। और यह पीसीएस, शायद यूपी पीसीएस में एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछा गया था कि पुराणों का अध्ययन सर्वप्रथम किस अरब यात्री ने किया था? तो किसने किया था? तो अल-बरूनी के द्वारा किया गया था। अगले जो दोस्तों विद्वान आ जाते हैं वह आते हैं वैहाकी। और वैहाकी के द्वारा तारीख सुबुक्तगिन की रचना की जाती है। किसके द्वारा दोस्तों? वैहाकी के द्वारा तारीख सुबुक्तगिन की रचना की जाती है, जो सुबुक्तगिन और महमूद गजनवी के बारे में, सुबुक्तगिन और महमूद गजनवी की शासन व्यवस्था के बारे में एक महत्वपूर्ण चित्रण प्रस्तुत करती है। कौन सी दोस्तों? वैहाकी द्वारा लिखित तारीख सुबुक्तगिन, जिससे सुबुक्तगिन और महमूद गजनवी की शासन की व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और वैहाकी को दोस्तों कहा जाता है लेहनपूल के द्वारा एक वैहाकी को उपाधि प्रदान की गई थी पूर्वीय पेप्स की। यही भी दोस्तों एक किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था कि लेहनपूल के द्वारा किसे पूर्वीय पेप्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो किसे दोस्तों? वैहाकी को सम्मानित किया गया है। इसके बाद में एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है फिरदौसी के द्वारा लिखित शाहनामा। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर जो पुस्तकें हैं जो पीसीएस की तैयारी करते हैं सभी को दोस्तों याद होते हैं, आपको भी याद करना पड़ेगी। शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है? फिरदौसी के द्वारा शाहनामा को लिखा गया है। और फिरदौसी को कहा जाता है पूर्व का होमर। क्या कहा जाता है दोस्तों? एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर एसएससी में, कि पूर्व का होमर की संज्ञा किसे दी गई है? तो किसे दी गई है? फिरदौसी को दी गई है। और फिरदौसी के द्वारा किसकी रचना की गई है? शाहनामा की रचना की गई है। फिर अगले जो दोस्तों विद्वान आते हैं जो महमूद गजनवी के साथ में भारत में आए थे, वो है दोस्तों फारिस्ता। कौन है दोस्तों? फारिस्ता के द्वारा, पहली बात तो फारिस्ता का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? वास्तविक या फिर बात करते हैं मूल नाम की। एग्जाम में पीसीएस में एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछा गया है कि फारिस्ता का मूल नाम क्या है? तो फारिस्ता का मूल नाम है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। क्या नाम है दोस्तों? मोहम्मद कासिम हिंदू शाह फारिस्ता का मूल नाम है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फारिस्ता का मूल नाम क्या है? मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। इसके बाद में दोस्तों फारिस्ता के द्वारा एक प्रमुख पुस्तक लिखी गई है तारीख फरिश्ता या फिर गुलशन ए इब्राहिमी। एक ही पुस्तक है, बस दोस्तों आपको अलग नाम देके पूछ सकता है कि तारीख फरिश्ता की रचना किसने की है
या गुलशन ए इब्राहिमी की रचना किसने की है? तो किसने की है दोस्तों? यह दोस्तों की है फारिस्ता ने की है। और इससे जानकारी किससे प्राप्त होती है? बीजापुर के शासक जो है, बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह के बारे में दोस्तों गुलशन इब्राहिमी या तारीख फरिश्ता से जानकारी प्राप्त होती है। और अंतिम दोस्तों जो नोट के रूप में मैंने पॉइंट लिखा है वह दोस्तों लिखा है गजनबी ने 2 भाषाओं में चांदी के सिक्के जारी किए थे। कितनी भाषाओं में दोस्तों? गजनबी ने 2 भाषाओं में चांदी के सिक्के जारी किए थे। एक तो दोस्तों अरबी भाषा और एक संस्कृत भाषा। होता क्या था दोस्तों, सिक्के के ऊपरी पहलू पर अरबी भाषा लिखी होती थी और निचले पहलू पर सिक्के के संस्कृत भाषा लिखी होती थी। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि गजनबी ने, या फिर ऐसा पूछा जाता है कि 2 भाषाओं में किसने सिक्कों को जारी किया था? तो महमूद गजनबी ने जो सिक्के जारी किए थे, ऊपरी पहलू पर अरबी और निचले पहलू पर संस्कृत भाषा लिखी होती थी। अब दोस्तों महमूद गजनबी को 2 और उपाधियां दी गई थी। बगदाद के एक दोस्तों शासक थे जिनका नाम था अल कादिर बिल्लाल। कहाँ पे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। बगदाद के एक शासक थे जिनका नाम था अल कादिर बिल्लाल। अल कादिर बिल्लाल के द्वारा दोस्तों महमूद गजनबी को 2 उपाधियां प्रदान की जाती हैं। क्यों की जाती हैं? कि इस्लाम धर्म का बहुत ज्यादा प्रसार महमूद गजनबी के द्वारा किया गया था। और जिसमें तो दोस्तों एक उपाधि जो दी गई थी वह अमीन उद दौला की दी गई थी। अमीन उद दौला की उपाधि प्रदान की थी। दूसरी जो उपाधि प्रदान की गई थी वह अमीन उल मिल्लत अमीन उद दौला और अमीन उल मिल्लत 2 उपाधियां बगदाद के एक दोस्तों खलीफा थे या शासक थे जिनका नाम था अल कादिर बिल्लाल के द्वारा महमूद गजनबी को ये 2 उपाधियां प्रदान की गई थी। चलिए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं हमने इस सेक्शन में किन चीजों को देखा। महमूद गजनबी के आक्रमण का सिर्फ उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। स्थायी सत्ता को भारत में स्थापित करना नहीं था। प्रभाव क्या हुआ? खैबर ददा विदेशियों के हाथों में चला गया। राज्य छोटे छोटे बढ़ गए। राज्यों की जो शक्ति थी बिल्कुल छीड़ हो चुकी थी। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, भारतीय जो शासक थे उनकी दोषपूर्ण शासन व्यवस्था का पता चलता है। और अधिकतर मंदिरों को महमूद गजनबी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। गजनी वंश का पतन जो प्रमुख कारण था, सेल्जुक तुर्कों का उदय ही प्रमुख कारण था। और आने वाले जो गजनीय वंश के जो शासक थे वह दोस्तों एक तरह से ज्ञानवान नहीं थे और शासन व्यवस्था संचालन में बिल्कुल एकदम कह सकते हैं शासन व्यवस्था संचालन में दोस्तों निपुण नहीं थे। इसके बाद में दरबारी कवि या फिर कह सकते हैं कि महमूद गजनबी के साथ में आए विद्वान कुतुबी, जिनके द्वारा किताबुल यामनी या तारीख यामनी लिखी जाती है, अल बरूनी किताबुल हिंद लिखी जाती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम अरब यात्री है। वह की तारीख सुबुक्तगीन की रचना की। लैनपूल के द्वारा पूर्वीय पैप्स की संज्ञा दी जाती है। फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखी जाती है, पूर्व का होमर कहा जाता है इन्हें। फिर फारिस्ता के द्वारा मूल नाम जो है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह है, उनके द्वारा तारीख फरिश्ता या फिर दोस्तों गुलशन इब्राहिमी की रचना की जाती है। गजनबी के द्वारा 2 भाषाओं में सिक्के जारी की दिए गए थे। एक पहलू पर दोस्तों अरबी भाषा और दूसरे पहलू पर संस्कृत भाषा लिखी होती थी। यह गई दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता होगा और आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सपोर्ट करिए अपने दोस्तों यारों में। कम से कम, जैसे कि हमारी यही मुहिम रहती है कि कम से कम अपने एक प्रिय मित्र को पंख मोर फैमिली के साथ जरूर जोड़िए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।